जैसे कि अभी हमने डॉक्यूमेंट्री लिखी है, मुक्ति मुद्दा जानकारी मिली है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये इसका बीज किस प्रकार से रोपित हुआ और आज ये हमारे सामने एक विशाल वटवृक्ष के रूप में खड़ा है। लेकिन इसकी कार्य पद्धति के लिए आज हमारे कार्य पद्धति को जानने के लिए आज हमारे बीच में दो विशेष मेहमान उपस्थित हैं, जिनके माध्यम से हम संघ को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मेरा सवाल वजह सर से है कि ये जो शाखा शाखा हम बोलते हैं, जो सुनाई भी देता है मीडिया में, शाखा, संघ की शाखा, ये शाखा है क्या और ये कैसे काम करती है? विजयादशमी के दिन 1925 जब एक डॉक्टर जी ने कहा कि मैं संघ शुरू करूं, तो हम संघ शुरू करें, तो तभी तो शाखा की बात नहीं, हम जानते शाखा मतलब ब्रांच, जो भी है कुछ वृक्ष होता है उसकी ब्रांचेस निकलती है, वो अनगिनत होती है। तो इसके लिए जब भी शाखा कहते हैं तभी वो ब्रांच करके हमें देखना चाहिए। ये एक बात है। हम सभी 12 स्वयंसेवक हैं, पता नहीं हम संघ में कब से जुड़े, तो इसीलिए बहुत विचार पूर्वक जुड़े। ऐसी स्थिति बहुत लोगों की है, ऐसी स्थिति नहीं। लोग खेलने के लिए गए और फिर संघ के हो, तो हमने संघ शायद जाना उसके अनेक रूपों से। पहले तो पता चलता था कि खेलने की जगह, फिर पता चला कि यहाँ गीत भी गवाए जाते, फिर पता चला कि कभी कभी बैठ के विचार विमर्श भी होता है और फिर कुछ बातें पूछी जाती। तो तभी थोड़ा सा विचित्र सा लगता था, बच्चों को वैसे भी कोई पूछता नहीं, लेकिन संघ में शुरुआत से पूछते हैं कि आपका मत क्या है। तो पहले कठिनाई हुई कि कुछ भी विचार रखना ये बहुत दिक्कत भरा चीज होता है। खेलना कूदना आसान है, लेकिन फिर विचार में आया कि अगर अपने से कुछ पूछा जाता है तो मैंने कुछ अभ्यास करना चाहिए। तो अभ्यास कैसे करेंगे? तो फिर आस्ते आस्ते चल के जब भी थोड़े से बड़े हो गए आयु में, विचार करने लगे, पुस्तक पढ़ने लगे, लोगों को पूछता चला, और उसके बाद ये शाखा तंत्र क्या है पता चला। ये केवल एक खेल कूद की जगह नहीं है, एक संस्कारों की बहुत बड़ा ऐसा अग्निकुंड है, और जिसमें अपनी संविधा भी पता नहीं कभी गिरी। तो ये संस्कारों का जो अग्निकुंड है, संस्कार यानी क्या, ऐसा अगर पूछा जाए तो डॉक्यूमेंट्री में आया था व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति निर्माण के लिए जितनी भी आवश्यक चीजें वो संस्कारों से मिलती है, और संस्कार पाने का बहुत सरल रास्ता ये शाखा तंत्र है, ऐसा डॉक्यूमेंट्री ने भी बताया। यहाँ मैं रुकता हूँ क्योंकि उनके और भी सवाल शायद हो। जो व्यक्ति निर्माण सर ने बताया है, व्यक्ति निर्माण करने का जो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि शाखा पर ऐसा क्या होता है कि उससे व्यक्ति निर्माण होता है, वो जो प्रक्रिया है। तो चौपा नगर का विषय में जाना चाहूँगा कि आप उसको थोड़ा विस्तार से बताएं। जैसे मैं भी संघ से जुड़ा हूँ शाखा के माध्यम से, और शाखा यानी जैसे हम सब ने कहा कि खेलने के लिए जाना है, इसलिए खेल में ही ये सब हुआ। मुझे लगा कि डॉक्टर जी ने बहुत अच्छा विचार किया है कि एक तो हम संगठित नहीं है, पहली तो ये संगठित होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, तो ये एक साधन जिसको हम कहेंगे, कहाँ आएंगे तो शाखा में आएंगे, खेल खेलेंगे, खेल एक अट्रैक्शन है, तो ऐसा है। और बड़े लोगों को बताएंगे कि ऐसा करना है, हम संगठित नहीं है, हमें अनुशासन में रहना है, तो शायद सुनेंगे भी नहीं, और सुनेंगे तो करेंगे नहीं, क्योंकि उनके डीएनए में नहीं है वो। इसलिए पहले शुरुआत जो होगी बच्चों से लेकर, क्योंकि वहां से शुरुआत अगर हम करेंगे तो ठीक रहेगा। वो अभी 100 साल पूरे हो गए हम, उसमें ये उसको हम टाइम टेस्टेड हुआ है कि ये अनुशासन जो है, देशभक्ति है, ये सब गुणों का जो विकास है वो उनमें हुआ। और हमने इस डॉक्यूमेंट्री में भी देखा कि भारत में जितनी समस्याएं हैं
उसको देखते हुए स्वयंसेवकों ने ये सब प्रयास, ये सब कुछ न कुछ माध्यम से उसके उत्तर ढूंढने के प्रयास किए हैं। और 100 साल तक हम दिखते हैं कि काफ़ी हद तक हम आगे भी बढ़े हैं। जो शाखा जो चल रही है अपनी, शाखा के अंतर्गत तो आपने अभी हमें बताया कि किस प्रकार से प्रक्रिया होती है। तो संघ के जो स्वयंसेवक है, शाखा से बाहर समाज में जाकर के किस प्रकार से काम करते हैं, ऐसी कोई रचना कार्यरत है तो वो क्या है, तो कैसे होगा? अभी व्यक्ति निर्माण की अगर बात करें और नॉर्मल लैंग्वेज में उसको देखते हैं तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऐसा विचार रहता है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काफी आप भी गए होंगे, तो वहाँ क्या क्या होता है कि देह मतलब फिजिक और मानस मन माइंड, इसके ऊपर काम होता है। क्योंकि जितनी भी चीजें वहाँ डिजाइन होती है वो सभी एक अच्छा शरीर हो, भगवान शरीर हो, उसके लिए होती है। और फिर अपना मन भी साफ रहे, वो साइकोलॉजिकली हम स्ट्रांग बने, इसके लिए भी कुछ विधाएं वहाँ है। लेकिन तीसरा अंग इसमें नहीं है। आप में से कितने लोग वर्जिश के लिए जाते हैं पता नहीं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं पता नहीं। मुझे लगता है कि ये मुंबई में आधे से ज्यादा आबादी मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हो, कभी ना कभी, लेकिन वो खुद के लिए जाते, पर्सनल। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में पर्सन को हम सामने रख के करते हैं। लेकिन संघ में एक तीसरा विचार भी कि ये जो व्यक्ति है समाज पुरुष का अभिन्न अंग है। तो इसीलिए समाज पुरुष के लिए क्या करना पड़ेगा, समाज के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी कुछ बातों का रोपण उसके मस्तिष्क में करना पड़ेगा और वो बातें अपने आप हो ही जाए। लेकिन जैसे सत्यम जी ने पूछा कि समाज में जाने के लिए फिर क्या करते हैं, तो कुछ भी कठिनाई आती है तो संघ के स्वयंसेवक वहां जाते। ऐसा फिल्म में भी देखा और शायद आपके अनुभव में भी हो। इसका कारण क्या है, संघ के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा नहीं है कि जब भी कुछ आपदा आए तो आपको वहां जाना है, परमिशन लेके जाना है, केंद्र से बात करनी है, ऐसा कुछ लिखा नहीं। यह मुझे लगता है कि एक अच्छे गुणवान व्यक्ति की सामान्य रिएक्शन होती है कि कुछ भी कठिनाता सामने दिखती है तो लोग उसको टाल के नहीं जाए, यह हम इसका रोपण संघ में करते हैं। तो इसीलिए जितनी भी आपदा आप भारत भर में सुनी होगी, उसका अभ्यास किया होगा, तो कहीं ना कहीं आपको संघ स्वयंसेवक दिखेंगे, शायद न्यूज में नहीं दिखेंगे। और उसका कारण भी क्योंकि न्यूज के लिए काम करने वाले भी कुछ लोग होते हैं, लेकिन आपदा के लिए काम करने वाले, बंधुओं के लिए काम करने वाले संघ के स्वयंसेवक वो फोटोग्राफी में पढ़ते नहीं, ज्यादा लिखते नहीं, वो काम करके वहां से निकलते। तो संघ में शायद ये स्वाभाविक है कि आपदा लिखी वहां संघ स्वयंसेवक उपस्थित। थोड़ा बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वो एक अनुगम क्षेत्र है पालघर जिले का, जिसको आदिवासी वनवासी कहेंगे, ट्राइबल एरिया। और शाखा भी वहीं से, मेरी शुरुआत शाखा की वहीं से हुई। तो वहाँ यानी आज की स्थिति में 11 से ज़्यादा संस्थाएं संघ की सीधी कुछ न कुछ सेवा कार्य में काम करती है। क्योंकि मैं उस क्षेत्र का कार्यवाह भी रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि लगभग 300 के ऊपर गांव है जहाँ पर कुछ न कुछ काम है, जिसमें स्कूल है या पानी के लिए कुछ काम हुआ, जल संधारण के कुछ काम हुए, या वनौषधि को लेकर काम हुए, कृषि के लिए को लेकर काम हुए। तो ऐसे जहाँ जहाँ समस्याएं दिखी, स्वयंसेवकों ने खुद होकर वहाँ पर अपना सोल्यूशन निकालने का प्रयास किया है। और जिसका मैं CEO हूँ, प्रगति प्रतिष्ठान, ये संस्था भी 1972 में अप्पा पटवर्धन इनका नाम है, वो ठाणे के स्वयंसेवक,
उन्होंने जाकर वहाँ शुरू किया वो काम। और बहुत सारे एरियाज में, केवल प्रगति प्रतिष्ठान ही लगभग 200 के ऊपर गाँव में कुछ ना कुछ ग्राम विकास के काम करती है। तो जैसे मैंने कहा कि संघर्ष के स्वयं सेवक फिर शाखा में जाकर जो व्यक्ति निर्माण होता है तो उसका क्या होता है, तो ऐसे सब चीज़ों में काम स्वयं सेवक करते हैं। इन दिनों जितनी प्रकार की समस्या समाज में है उतने प्रकार के सॉल्यूशन ये सब देने का प्रयास कर रहा है। तो वो जो आयाम है, जो विविध आयाम, उनकी थोड़ी सी जानकारी यदि आप दें, जैसी समस्या वैसा समाधान, तो वो संघ ने उस कार्य को आगे बढ़ाया, स्थायी रूप से चलता रहे, वो समाज के बीच में हम जाए और उसका समाधान। तो वो जो संघ के जो आयाम है कार्य के समाज में जाकर करने के, उसको भी जानकारी देंगे। तो संघ में ऐसा कहा जाता है कि संघ कुछ नहीं करे लेकिन स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ेगा। अब जब ऐसा कहते हैं तो उसका एक कारण भी है, क्योंकि संघ पूर्ण रूपेण वो स्वयंसेवक के पीछे हो, लेकिन संघ संस्था करके अपना एक दायरा बनाते रहता है कि उसने व्यक्ति निर्माण का काम लिया, व्यक्ति निर्माण करते रहे। जैसे एक स्कूल है, कॉलेज है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, भले वहाँ व्यावसायिक शिक्षण भी देते होंगे लेकिन व्यवसाय नहीं चला, तो शिक्षण है। तो शिक्षण विधि संघ में होती है, लेकिन यह बना हुआ जो स्वयंसेवक है वो किसी काम को छोड़ता है। तो जैसे शुरुआत में हम काफ़ी सारे काम देखते हैं, तो विद्यार्थियों के लिए काम करना आवश्यक लगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना। फिर उसके अनुषंगिक जो विषय है, एक तो विज्ञान भारती है, दूसरी विद्या भारती, और फिर बाद में आए तो शिक्षक भारती। तो ऐसी सारी संगठन एक एक बनते गए और उसकी आवश्यकता हर एक क्षेत्र में तो थी ही, लेकिन सभी में एक चीज अवश्य रखी गई कि पॉजिटिव अप्रोच नॉर्मली कैसे होता है कि किसी के विरोध में संगठन बनता और फिर विरोध भी बनाए रखा जाता है, संगठन भी अपना खुशहाली से रहे। लेकिन अपना प्रयत्न ऐसा है कि जितना जल्दी हो सके ये संगठनों का अस्तित्व मिट जाए, क्योंकि वो जो समस्या अपने आप दूर हो जाए, इसी अपनी अपेक्षा है, सद्भावना। तो जैसे मैंने कहा कि विद्यार्थी परिषद, जैसे मैंने कहा विद्या भारती, श्रमिक संगठन भी है। तो श्रमिक संगठन अपने को पता है कि श्रमिक संगठन जो कम्युनिस्ट लोगों ने खड़े किए वो विरोध में खड़े, वो हमेशा विरोध करते रहना और फिर विरोध से कुछ लेना। लेकिन वो जो मालिक है वो भी तो अपना खून पसीना बहा के कुछ काम खड़ा करते, तो उनके साथ भी कुछ हम काम कर सकेंगे क्या? मजदूर और मालिक उनके बीच में जो दरी है, जो गैप है, उसको भर पाएंगे क्या? ऐसी स्थिति हमने लाने की कोशिश की। तो पॉजिटिव अप्रोच इन एवरी फील्ड ये संगठनों का है। जैसे मैंने 3-4 संगठन के नाम लिए, अभी 27 अखिल भारतीय संगठन इससे चलते जो सभी क्षेत्रों में काम करते, और जैसे मैंने कहा कि स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ेगा। तो जहाँ भी समस्या दिखी तो वहाँ काम खड़ा करने की आवश्यकता लगी। और अगर मैं भैया जी काणे का यहाँ नाम लो तो वो अप्रस्तुत ही होगा। भैया जी काणे चलते चलते गए मेघालय, और अपने को पता है जहाँ से अभी चाइना की बॉर्डर चालू होती, वहाँ एक गांव है, वहाँ उन्होंने स्कूल स्थापन किया। लोगों ने पूछा, वहाँ तो हिंदू कोई था नहीं, तो भैया जी ने पूछा लेकिन वो भारत का, वो हिंदू था कि मुसलमान था कि क्रिश्चियन था, इसकी अभी चर्चा है, लेकिन वहाँ विद्या की आवश्यकता थी कि मैंने स्कूल चालू। तो ये जो बड़ी आवश्यकता है कि सभी जो इसमें डॉक्यूमेंट्री में भी आया कि धर्म, जाति, पंथ, बिरादरी इसके परे जाके काम करने की कोशिश करेंगे, और हिंदू धर्म इसका एक अलग रूप जो सनातन धर्म जिसको कहते हैं वो सभी के सामने लेके आएंगे, ऐसी अपेक्षा से। ऐसा हुआ है कि अभी 100 साल हुए हैं और समाज में भी ये काम दिखने लगा है, तो स्वाभाविक रूप से लगता है कि आरएसएस को ज्वाइन करना है। मैं किसी शब्द को
लिखा हुआ। मगर आरएसएस संघ की जो प्रक्रिया रही है, यानी संघ में आने की, वो जो आपने कहा कि शाखा के माध्यम से आते हैं, फिर स्वयंसेवक बनते हैं धीरे धीरे, फिर संघ को भी समझते हैं। तो ये जो जिनको लगता है कि करना है, मगर अड़चन ये रहती है कि जैसे आदत नहीं है अपने को चीज़ों की, तो हर दिन शाखा में जाना है और सुबह उस समय शाखा लगती है, वहाँ उस समय जाना है, ये थोड़ा मुश्किल का काम पहले लगता है जो जॉइन आरएसएस के माध्यम से तरुण है ऐसे। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी काम के नहीं है, संघ के किसी के काम के नहीं। तो इसलिए उनकी मिलने की प्रक्रिया संघ ने शुरू की है। यानी हमारे पालघर जिले में भी जो नाम आते हैं उसमें भी हम इन सबको मिलते हैं, और फिर 1, 2, 3, 4 बार मिलने के बाद ध्यान में आता है कि इनकी टेस्ट क्या है, और उसके अनुसार अभी इतने सारे काम हैं, कुछ न कुछ काम में वो लगते हैं। कुछ लोग जो है वो सीधे संघ के काम में भी लगते हैं, क्योंकि उनका भी एक स्वभाव रहता है, तो सीधे संघ के काम में लगते हैं, नहीं तो कुछ न कुछ विविध क्षेत्र के जो भी काम है उसमें वो लगते हैं और काम करते हैं। कुछ लोग छूट भी जाते हैं, ताकि उनका एक अलग पर्सपेक्टिव रहता है कि आरएसएस यानी एक जिससे हमें कुछ एडवांटेज मिल सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है। तो ऐसे भी कुछ लोग आते हैं। धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे कि संघ क्या है और हमें क्या करना चाहिए। जोड़ना चाहूँगा, और संघ के स्वयंसेवक अगर देखने जाएंगे तो होंगे पॉपुलेशन के 3%, 4%, 5%। बाकी जो 95% समाज है उसका क्या, वो अपना है कि वो अपना ही, वो काम में जुड़ना चाह रहा है, लेकिन हम उसको बोलेंगे कि कल से शाखा में आ जा, कबड्डी अच्छा खेला तो फिर संघ का स्वयंसेवक बना। ऐसा क्वालिफिकेशन को या कोई दायरा नहीं होता, और मूर्खता भी होगी, क्योंकि वो सभी अच्छे ही लोग, 95% जो बाकी लोग हैं अच्छे ही हैं, और उनकी विशेषता भी है, सबके गुण है। तो वो गुणों का विकसन करना और उसको समाज के काम के लिए लाना क्या आवश्यक है बात है। इसीलिए जो वीरेंद्र जी कह रहे थे कि जॉइन आरएसएस के माध्यम से लोग आते हैं, तो एक सरल सूत्र अगर बताया जाए तो लोगों के पास कभी कभी बल रहता है, थीम नहीं, आइडिया नहीं रहता, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास आइडिया होते हैं लेकिन लोग नहीं सामने। तो संघ एक शब्द में वो बताया जाए समाज के लिए क्या करते हैं, इफ यू हैव अ थीम वी हैव अ टीम। और अगर दूसरी तरफ से देखा जाए कि इफ यू हैव अ टीम देन वी हैव अ थीम, तो आदान प्रदान चलते रहे, और फिर ये आदान प्रदान चलेगा तो फिर 100%, 100% जो अपना पॉपुलेशन है, जितने भी बंधु अपने हैं यहाँ भारत में, उनको जोड़ा जा सकता है, ऐसे में लगता है। और उसके साथ साथ हमने देखा कि पुरुषों के लिए शाखा लगती है और महिलाएं वंचित रहती है, तो उसके लिए एक सरल रास्ता निकाला गया कि राष्ट्र सेविका संघ। लेकिन उसके आगे भी जाएंगे तो जितने भी संगठन बाकी के हैं उसमें स्त्री और पुरुष दोनों काम, ऐसे नहीं कि वहाँ केवल पुरुषों के लिए काम। संक्षिप्त में विस्तार से जानकारी हमें मिली है, समय कम है और आप लोग भी यहाँ बैठे हैं, आप लोगों के मन में भी खूब सारे प्रश्न आए होंगे जो हमसे छूटे हैं। तो यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, प्रश्न के जवाब मैं कुछ बताना चाहूँगा कि मैं 65 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जब 7 साल का था तो हम जाते थे आरएसएस शाखा में, क्योंकि वहाँ गरम गरम दलिया मिलता। तो वही बात मैं अपने शाखा वालों को 4 बंगला में जो होती है मनीष नगर में, तो उनको मैं यही बोलता हूँ कि भाई आप लोग जब तक बच्चों के लिए कुछ इंसेंटिव नहीं देंगे कि अगर उनके लिए कुछ खिलाना पिलाना है, तो चलो हमारे यहाँ बहुत लोग हैं, सक्षम में हम लोग जाके लेकिन स्पॉन्सर हम लोग कर सकते हैं। बट सर जब 1947 हुआ
तो अमेरिकन एम्बेसी में मेरे पिताजी थे, वो एक प्रचारक भी थे दिल्ली में, और वहाँ पर जब इंडियन स्टाफ को लिया गया तो उन्होंने सिर्फ आरएसएस लोगों को लिया अमेरिकन एम्बेसी में। अब वही चीज आज हमारी मिनिस्ट्री में भी देखिए, अगर मोदी जी के आगे 4 नाम आते हैं सीएम के लिए या प्रेसिडेंट के लिए भी, वो यही देखते हैं कि किसका आरएसएस का बैकग्राउंड है। आज आप देखिए प्रेसिडेंट से लेके चीफ मिनिस्टर से लेके सारे के सारे दे हैव बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेंथ एज माने मुझे ना व्यक्तित्व स्ट्रेंथ, सो दैट इज द पर्पस एंड आई एम श्योर अगर देश को आगे बढ़ना है तो आरएसएस की मजबूती होना बहुत जरूरी है। सर सर उदय जी, आपको एक जरा एड्रेस करना चाह रहा हूँ। जैसे ये फिल्म दिखाई गई आपने, मैं चाहता हूँ कि ये औरों को भी दिखाई जाए, तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि कुछ पेन ड्राइव के अंदर हमें दे दें, हम उसका कॉस्ट भी दे दें। So if it can come, because I feel there are a lot of people in RSS who should see this, because they don't know. कई को हमारे यहाँ जब आते हैं तो उनको भी दिखाने जाके, तो इसका सब कुछ अरेंजमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा है। और किसी की मदद एक भाई साहब ने जो कहा कि आरएसएस में है तो फिर नौकरी मिलेगी, तो हमारे एक बहुत ज्येष्ठ स्वयंसेवक है, वो कहते हैं कि आरएसएस की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं कि यहाँ से आपको नौकरी मिलेगी ऐसी कोई गारंटी नहीं। आप अपना हुनर दिखाओगे, आप कर्तव्य दिखाओगे तो नौकरी तो कहीं भी मिल सकती। एक बात है। और दूसरी बात, जितनी भी चीज़ें संघ करना चाहते हैं वो गुणों के वर्धन के लिए करना चाहते हैं, तो ऐसे जो गुणों का जिसमें वर्धन हुआ है वो अच्छी नौकरी कर पाते हैं और संघ का स्वयंसेवक है, तो वो हमारे लिए क्या हो सकता है, अच्छा लगने के लिए अच्छा है, लेकिन हम चाहते हैं कि गुणों का वर्धन सभी करते हैं और सभी अच्छी नौकरी। सर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि संघ में लोग आए, बच्चे लोग आए, यंग लोग आए, जुड़े जाके अंदर, और हम लोग अच्छा ही काम करके मतलब खेल कूद हो रहा है जाके। सो बेसिकली आई विल ऑब्जेक्ट टू दिस वर्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। सर मेरा एक सवाल है, 2 सवाल है एक्चुअली। एक तो डॉक्यूमेंट्री में हमने देखा कि गाँवों के लिए उन्होंने एक बोला जोशी जी ने कि गाँवों के लिए उन्होंने अपनी समस्याएं जान के अपने लिए एक सिस्टम तैयार करना, तो वो क्या था वो एग्जैक्टली थोड़ा सा बहुत ही कम टाइम में आया तो उसमें उसको एलैबोरेट नहीं हुआ वो। दूसरा, जैसे सेविका समिति उसका एग्जैक्टली काम क्या होता है, लेकिन लोग जानते हैं आजकल की स्त्रियों के लिए भी एक शाखा है पर वो कहीं दिखती नहीं है, मतलब हम जो कहते हैं ना फोरफ्रंट पे नहीं दिखती, जैसे संघ के स्वयंसेवक दिखते हैं, तो उनका रोल क्या होता है एग्जैक्टली। ये 2 मेरे सवाल हैं। पहले मैं कहता हूँ तो ग्राम विकास का जो संघ ने जो पहले से ही सोचा है कि जैसे बहुत सारी समस्या वैसे गांव केंद्रित व्यवस्थाएं खड़ी हो ताकि उस गांव का भी विकास हो, वहाँ का जो पलायन है, माइग्रेशन जो है वो रुक जाए और जो हमें चाहिए वो सब वहीं पर मिले। उस दृष्टि से देखकर जो आवश्यक चीजें हैं उस गांव के लिए वो कैसे खड़ी करना, इसके लिए ग्राम विकास नाम का एक आयाम, एक इसको हम ब्रांच करेंगे, वो काम करती है। जो पूरे सेवा संस्थाएं हैं, ग्राम क्षेत्र में जो काम करने वाली स्वयंसेवक है, संस्थाएं हैं, उनका कोऑर्डिनेशन करके ये सब सुविधाएं सब कैसे खड़ी हो ये काम करती है। जैसे प्रगति प्रतिष्ठान में हमने ये सोचा कि हमारा ट्राइबल विलेज जो है वो समस्याएं क्या है, तो शॉर्ट टर्म माइग्रेशन होता है। जैसे ही बरसात खत्म होती और पैडी फील्ड निकल जाता है उसके बाद काम ही नहीं है। तो हमने ये सोचा कि अगर हम ये 12 मंथ्स फार्मिंग के लिए जाएंगे तो शायद ये सोल्यूशन हो। इसलिए हमने एक गांव में पूरे किसानों का सर्वे करते हुए पानी कहाँ है, कहाँ से कहाँ जा सकता है, और एक प्रोजेक्ट खड़ा किया। उसमें किसानों के यहाँ तक पानी आया,
इसलिए हमने ये देखा 5 साल उस प्रोजेक्ट को भी उसका माइग्रेशन खत्म हो गया है। वहाँ माल न्यूट्रिशन केसेस पूर्णतः बंद हो गए। पूरा ट्राइबल विलेज है, इंटीरियर में। तो वो गांव को देखते हुए बाकी सब लोगों ने भी अपने अपने जगह पर संस्थाएं भी खड़ी हो गई, जहाँ उन्होंने पानी के लिए ज़्यादा और प्रयास शुरू किए। जैसे ये शुरू हुआ वहाँ पे अच्छा एजुकेशन शुरू हुआ। कुछ वहाँ के बच्चे अभी जो एग्रीकल्चर डिप्लोमास है वो उसमें जाने लगे। तो उनको लगा कि नहीं, ये बात है जिसको हम आगे बढ़ाकर ले जा सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें जो है जो उस गांव के लिए आवश्यक है, ऐसी खड़ी कराइए ग्राम विकास करते हैं। मुझे लगा है वो डॉक्यूमेंट्री तो है ना, 22 मिनट बहुत कम समय है। संघ क्या करता है, क्या क्या काम करता है उसको दिखाने के लिए, इसलिए ये हुआ। सर, ये ग्राम विकास के ऊपर थोड़ा एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। मैं एक सीरियल डायरेक्ट करता था, सुरभि। तो बाइक और नाचों के लिए मैं उड़ीसा गया। तो उड़ीसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेट था, तो उसकी अपनी आर्मी बड़ी जबरदस्त थी, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, उसको कोई हरा नहीं सकता। तो वो मैंने शूटिंग खत्म की और उसके बाद मुझे पता लगा कि मेरा जो पूर्वजों का गांव है पास में, आंध्रा बॉर्डर पे, वो पास में ही है, वहाँ पर जाकर आधे घंटे दूर का है। तो मैं वहाँ आधे घंटे के लिए वहाँ गया कि ग्राम विकास में देखें। तो वहाँ मैंने देखा कि वही जो 1961 में देखा था वैसे ही घर है, वैसे ही कच्ची रोड है, वैसे ही कीचड़ है, लेकिन बीच में एक राम मंदिर। एक राम मंदिर आजा, मैंने कहा यार ये राम मंदिर किसने बनाया? कहता भाई जी ने बनाया। तो मैंने कहा हमारे घर में वो औरतें क्या कर रही? कहते गाँव की वो जो विधवाएं हैं उनको घर दे दिया गया है और ये बच्चों को ये है। तो एक आरएसएस के कार्यकर्ता ने, मतलब वो प्रचारक थे, उन्होंने अपने गांव में इतना काम किया, अपने बच्चों तक को नहीं बोला। मुझे नहीं पता था, मुझे बाद में पता लगा ये भाई जी कौन है, जब पता लगा कि पिताजी। तो आई थिंक दैट वाज अ कमिटेड आरएसएस मैन, जिन्होंने अपने गांव के विकास के लिए काम किया और अपने बच्चों तक कभी नहीं बोला। मेरा दूसरा सवाल जो सेविका समिति, तो अभी सेविका समिति भी 90 साल की होगी, 1936 में उसका निर्माण हुआ। तो अगर वो समिति की शाखाएं नहीं दिखती है या संघ के लिए शाखा नहीं दिखती है, तो ये हमारे लिए इंट्रोस्पेक्शन का विषय है, क्योंकि हम शायद उतने संख्या में वो शाखाएं नहीं कर पा रहे कि जो लोगों के सहज दृष्टि क्षेत्र है। तो शायद सेविका समिति का भी ऐसे ही होगा, एक उसका कारण। दूसरा एक कारण ऐसे भी शुरुआत में था कि महिलाओं के लिए घर से निकलना बहुत कठिन था, क्योंकि घर का सब कामकाज किए बिना वो घर से बाहर जाएगी ऐसी तो स्थिति नहीं। इसके लिए उसका स्वाभाविक जो स्पीड था वो बहुत कम था, लेकिन काम ठोस हुआ, जितना भी काम हुआ वो ठोस हुआ। लेकिन अभी आने वाले कालखंड में उनकी भी योजनाएं है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सेविकाएं आए और राष्ट्रीय सेविका समिति की शाखाएं बने, तो उनका भी जिसको एक्सपांशन का जो वो रहता है वो उनका भी विचार है। लेकिन राष्ट्रीय सेविका समिति थोड़ा सा एक अलग विषय लेके बैठना पड़ेगा। एक मेरा प्रश्न है, आज जो हम बात करते हैं नई पीढ़ी की, जेनजी एक टर्म है, जनअल्फा एक टर्म है, एक बाद में देखा आपने क्या हुआ, लद्दाख में क्या हुआ। ये पीढ़ी ज़्यादातर इंटरनेट पे रहती है, इनको फिजिकल प्रेजेंस से मतलब ज़्यादा नहीं है। तो क्या ऐसा कुछ किया जाना चाहिए जिससे कि इन तक बात पहुँचे? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि ग्रुप बनाए जाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाए, या उस बारे में कुछ करना चाहिए? सेनेट ऑफिस के मंच पे बैठे दिमाग में ये विचार आया। अगर मानस शास्त्रीय दृष्टि से देखेंगे तो जितनी भी परिस्थिति बदल रही उसको तो कैटर करना आवश्यक है, एक बात। लेकिन उसके साथ साथ जिसको मानस बदलने की आवश्यकता हो की जो प्रक्रिया है वो भी करने की आवश्यकता है। एक एग्जाम्पल बता तो अभी उन्होंने कहा कि 22 मिनट की डॉक्यूमेंट्री थी, उसका कारण था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बहुत पहले से अभ्यास रहा। उन्होंने कहा कि अटेंशन टाइम इज 40 मिनट्स, तो पहले अपने लेक्चर 40 मिनट के होते।
बाद में रिसर्च आया कि अभी वो 22 मिनट्स है तो सभी सीरियल 22 मिनट्स की होने लगी, तभी 8 मिनट की एडवर्टाइजर। रिसेंटली जो स्टडी आया है वो क्या बताता है कि अटेंशन टाइम इज ओनली 30 सेकेंड्स। तो मेरे को बहुत उत्साह है, मैंने करोड़ों के ग्रुप में वो कहा कि अभी अटेंशन टाइम इज ओनली 30 सेकेंड्स। तो सम ऑफ द यंग पीपल सेड कि सर और 30 सेकंड नहीं, अभी 3 सेकंड है, हम रील एवरी 3 सेकंड बनाएं। तो अगर ये प्रक्रिया को हम बढ़ावा देंगे तो शायद जो मैसेज बताना चाह रहे हैं वो बता नहीं सकते। और ये सभी जितना भी वर्चुअल प्रेजेंस तो सबको अच्छा ही लगता है, लेकिन उसके साथ साथ जो एक बड़ी आवश्यकता रहती है कि कभी ना कभी कंधे से कंधा मिला के, कभी ना कभी हग करके, कभी कभी प्रेम से साथ में आके कुछ चीजें करने की आवश्यकता रहती है। और शायद सभी महाराष्ट्र कहते हैं कि साथ में बैठो, साथ में डिस्कशन करो, फिर निचोड़ आए। तो वो तो मोबाइल पे नहीं हो सकता, रील पे नहीं हो सकता। तो इसके लिए संघ के कार्य का आधार अगर बताना है तो एक ही वाक्य में कहा जाता है, शुद्ध सात्विक प्रेम ये कार्य का आधार। तो प्रेम कैसे देंगे? प्रेम तो इमोजी बेच के तो नहीं हो सकता, वो सच है कि झूठा पता नहीं चलता। तो इसके लिए रूबरू आने की आवश्यकता है, साथ में बैठने की आवश्यकता है, खेल कूद की आवश्यकता है और फिजिकल प्रेजेंस विद ईच अदर, ये पहला है। तभी फिर सभी का माइंड एक ही प्लेटफॉर्म पे आता है। नहीं तो आपने देखा होगा कि अच्छे अच्छे मित्र जाते हैं कि आज खाना खाएंगे एक फलाने होटल में जाके, और आप स्थिति देखना, सभी बैठे हैं, गपशप नहीं कर रहे, हर कोई अपने अपने मोबाइल में व्यस्त है। तो वहां जाके क्या फायदा, अपने घर पे बैठते पैसे बचते हैं। तो वैसे तो सीखिए, इसके लिए संघ का पहले से आग्रह रहा कि साथ में आएंगे, 1 घंटा आएंगे और हर रोज आएंगे। संघ की शाखा की जो क्लासिफिकेशन है कि 1 घंटे की शाखा जो हर रोज लगती है, और वो आवश्यक भी है ये स्थिति को देखते हुए। तो जैन जी तो पता है, लेकिन मैं वो भी कहूँगा कि उनके जो प्रश्न है, उनके मन में जो खलबली है, उससे संघ ने मुंह मोड़ लिया। ऐसी स्थिति संघ पूछताछ करते रहता है, वो जानते रहते हैं, उसके लिए सोल्यूशन बनाते रहते हैं, वो बड़ा आवश्यक। मैंने तो नहीं, मुझे लगता है कि यानी ये जो विषय है इसमें वर्चुअली सब जानकारी लेना, कोई भी प्रश्न आया तो उसके लिए गूगल करते हैं या भी चैट जीपीटी करते हैं और जेमिनी करते हैं। तो ये प्रेजेंस संघ का बढ़े, ये तो आवश्यक है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जैसे आपने कहा, ये दिस इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन, क्योंकि अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव करना है तो साथ में आना पड़ेगा, विचार विमर्श होगा तो ही आगे बढ़ेगा। और इसलिए भी अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, इसका भी एक विषय है। तो ये भी एक कारण है कि जिस कारण से ये हो रहा है। अभी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे विद्रोही विषय आते हैं, जैसे हम रावण के वंशज हैं, ऐसे आता है रावण हमारा राजा है। तो चलता तो वो व्हाट्सएप पर ही है, वर्चुअली चलता है, मगर वो चलता है क्योंकि उनका जो नजरिया है वो भेद खड़ा करना इतना ही है, बाकी तो उनको कंस्ट्रक्टिव कुछ करना नहीं है। तो इसलिए उसके लिए क्या क्या मीडिया प्रोडक्ट्स और बनाने चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके लिए भी संघ का प्रयास कुछ न कुछ क्षेत्रों में, यानी जिससे मैं जुड़ा हूँ वो तो मैं बता सकता हूँ कि इसके लिए क्या क्या हो सकता है, जुड़ने वाली क्या क्या बातें हैं जो हमें प्रसारित करनी चाहिए, और जिससे कुछ ना कुछ लोगों का रिएक्शन आएगा तो कुछ लोग और जुड़ेंगे। तो उस दृष्टि से प्रयास चल रहा है, मगर और ज़्यादा करने की आवश्यकता है। मैं अभी मैं फॉलो करता हूँ संसार व्यापी कोमल क्रांति के इंस्टाग्राम पेज को, सॉरी उसमें बहुत कम एक्टिविटी है। देखिए मैटर करता है, हम इसको न माने शायद हम पीछे छूट जाते हैं कहीं ना कहीं। जो अपनी एक्टिविटी होती है उससे, क्योंकि जितने लोग यहाँ बैठे हैं उससे हम 10 गुना कर दें तो उतने लोगों को प्रभावित हम लोग कर सकते हैं। और उसको अगर हम शेयर करेंगे अपने तरीके से, जो बात कही जा रही है अपने घर में करेंगे, दोस्तों से करेंगे, तो शायद फर्क पड़े इस सोच में। नेपाल वाला हमें नहीं झेलना पड़े। हर संडे को हम लोग अपने इलाके के लोग
मिलते हैं किसी के घर पे, वो सेम विचारधारा वाले लोग। तो ये पहले 4 थे, अभी कम से कम बढ़ बढ़ के हमारे 10-12 हो गए। तो लेकिन एवरी ये तो संडे करना पड़ेगा। ये सॉल्यूशन जो है ना, मैं क्या कहता हूँ कि इसके ये सॉल्यूशन जो है ना, ये कोई आगे ऊपर से आने वाला नहीं है। Yes. ये हमें ही विकसित Yes. करना है। That is what I want. ये हमें ही विकसित करना है और धीरे धीरे वो इवॉल्व हो।